सुहानी, तुरंत गहने निकालकर वापस दे दो। शीला जी ने अपनी छोटी बहू सुहानी से कहा, जो अभी अभी किसी फंक्शन से लौट कर आई थी। अरे माँ, दे देगी वापस गहने, उसे पहले अपने कमरे तक तो जाने दो। आराम से बैठकर सारे गहने निकाल कर दे देगी। क्यों इतना परेशान हो रही हैं आप? इससे पहले दीपाली भाभी के साथ तो आपने ऐसा व्यवहार नहीं किया कभी। छोटा बेटा विवेक बोला। सुहानी चुपचाप गहने निकालने अपने कमरे में चली गई। बेटा, दीपाली की बात अलग है, बड़े घर की बेटी है, बचपन से रुपए गहने देखे हैं, असली गहनों के रखरखाव के बारे में अच्छे से जानती है, इसलिए मैंने उसके गहने उसको ही संभालने दे रखे हैं। पर सुहानी बहू गरीब घर की है, उसकी माँ को भी मैंने कभी असली गहनों में नहीं देखा। शादी में भी उसके मायके वालों ने बिल्कुल हल्का हार दिया था सुहानी को, वो भी उसके चाचा ताऊ ने मिलकर चढ़ाया था। अब ऐसे में वो कहाँ संभाल पाएगी इतना सब? उसने अपने मायके में संपन्नता देखी ही कहाँ है। पर हमने तो अपनी हैसियत अनुसार काफी सोना चढ़ाया है। सोने का मंगलसूत्र, सोने का हार, सोने के झुमके, सोने के मोटे मोटे कंगन सब चढ़ाए हैं तेरी पत्नी को। फिर अपने ही गहने वापस लेने में कैसी हिचकिचाहट? दीपाली के मायके वाले इतने पैसे वाले हैं कि हर तीज त्योहार पर दीपाली को सोने का कोई ना कोई गहना पकड़ा ही देते हैं। शीला जी ने कहा। वो सब तो ठीक है माँ, पर आप सुहानी से ऐसे बात करती हैं जैसे उसने आपसे गहने उधार मांगे हो, या वो इस घर की बहू ना होकर कोई मुलाजिम हो। विवेक ने अपनी पत्नी का पक्ष रखते हुए कहा। विवेक आगे भी कुछ बोलना चाहता था, पर तब तक सुहानी कमरे से बाहर आ चुकी थी। लीजिए माँ, ये गहने देख लीजिए, सब बराबर है या नहीं? सुहानी ने शीला जी को गहने देते हुए कहा। शीला जी सुहानी के सामने ही गहने देखने लगी। एक हार, 2 कंगन, 1 जोड़ी झुमके, 2 अंगूठियां, हाँ सब ठीक है। अरे दीपाली बहू, जरा इन गहनों को हमारी अलमारी में रख दो। शीला जी ने बड़ी बहू दीपाली को आवाज दी। दीपाली झटपट आ गई। लाइए माँ जी, मैं इन गहनों को सही सलामत रख देती हूँ। दीपाली ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ सुहानी को देखते हुए कहा। ये कोई बस आज की बात नहीं थी, पिछले 3 सालों से सुहानी के साथ ऐसा ही बर्ताव हो रहा था। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि सुहानी गरीब घर से थी और शीला जी के बेटे की पसंद थी। शीला जी छोटी बहू को कभी भी दिल से नाप ना पाई, उतना विश्वास नहीं कर पाई जितना बड़ी बहू पर करती थी। शीला जी बड़ी बहू का एक तरफा पक्ष लेती, क्योंकि आए दिन बड़ी बहू के मायके वाले महंगे महंगे तोहफे देकर बेटी की सास को खुश रखते थे। सुहानी के ससुराल में पति विवेक, सास ससुर, जेठ जेठानी और उनका बेटा सनी था। शीला जी के पति मुकुंद राय जी का शहर में कपड़ों का सबसे बड़ा शोरूम था। दोनों बेटे विवेक और अजीत पढ़ाई खत्म होने के बाद पिता के कारोबार में हाथ बटाते, दूसरे शहर जाकर माल को देखते परखते, ऑर्डर देते। शहर में उनकी अच्छी साख थी। बड़ी बहू पढ़ी लिखी और अमीर घर से थी, इसलिए शोरूम के आर्थिक मामलों पर भी उससे राय ली जाती थी। उससे सारा हिसाब किताब साझा किया जाता था। वहीं छोटी बहू सुहानी को ज्यादा कैश देने से भी कतराते थे। सास ससुर का मानना था कि सुहानी ने अपने मायके में इतना पैसा, इतने गहने कभी देखे नहीं हैं, तो कहीं ससुराल वालों को धोखे में रखकर मायके में पैसे या गहने ना दे दे, या हमसे छुपाकर अपने पास पैसे जमा ना करने लगे। सुहानी और उसके पति को घर वालों के ऐसे रूखे बर्ताव से बहुत दुख होता, लेकिन उनके कारण घर में कलह की स्थिति ना बन जाए, इसलिए दोनों चुप थे। घर के सभी सदस्यों के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी सुहानी की ही थी। बड़ी बहू तो बस सुपरविजन का ही काम करती थी। सारा खाना बनने के बाद सबको खाना सर्व करने आ जाती थी। सुहानी को अपना मायका गरीब होने से कोई अफसोस नहीं था, न ही जेठानी से किसी भी प्रकार की कोई ईर्ष्या थी। सुहानी, कल मम्मी जी का 60वां जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में मैं पार्टी का आयोजन करना चाहती हूँ। कुछ करीबी रिश्तेदारों और उनकी सहेलियों को बुलाया जाएगा। पार्टी शहर के किसी अच्छे होटल में रखते हैं। सारे गेस्ट्स को इनवाइट मैं कर लूंगी। ये मम्मी जी के लिए सरप्राइज पार्टी होगी, दीपाली ने कहा। संयोग से सुहानी को अपने मायके फोन करने का मौका ही नहीं मिला। सुहानी इस उम्मीद में थी कि पार्टी में उसके मायके वालों से भी उसकी मुलाकात हो जाएगी। केक कटिंग का समय हो चुका था। दीपाली के मायके वाले भी आ चुके थे। सुहानी की निगाहें अपने मायके वालों के इंतजार में थी। सुहानी, तुम्हारे मायके वाले अब तक नहीं पहुंचे, जरा फोन लगाकर पूछो तो, पति विवेक ने कहा। सुहानी ने अपने पापा को फोन मिलाया। पापा, आप लोग अभी तक मम्मी जी की जन्मदिन पार्टी में पहुंचे नहीं? सुहानी ने पूछा। बेटा, कैसी पार्टी?
हमें तो आमंत्रित ही नहीं किया गया, पापा ने जवाब दिया। सुहानी को यह जानकर बहुत दुख होता है। सुहानी उस वक्त खामोश रही क्योंकि वो सारे मेहमानों के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। लेकिन इस घटना से दोनों पति पत्नी का मन आहत हो जाता है। घर आकर सुहानी ने जेठानी दीपाली से पूछा, भाभी, आपने जन्मदिन की पार्टी में अपने मायके वालों को इनवाइट किया, पर मेरे मायके वालों को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? वो क्या करते इस पार्टी में आकर? बेकार में उनका खर्चा हो जाता, देने के लिए उपहार लेना पड़ता और आने जाने का खर्चा होता सो अलग। दीपाली ने बेपरवाह होते हुए कहा। ठीक क्या बहू तुमने, वो लोग अपनी हैसियत अनुसार अगर ऑटो से आते तो हमारा मजाक बन जाता। सब कहते, देखो छोटी बहू के मायके वाले कार से आना जाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर भाड़े की टैक्सी से आते तो उन बेचारों का महीने भर का बजट बिगड़ जाता। शीला जी ने बड़ी बहू का पक्ष लिया। पर माँ, सुहानी के मायके वालों को निमंत्रण तो भेजना चाहिए था। हमारे पास तो 2 गाड़ियां हैं, मुझसे कहा होता मैं उन्हें लेने चला जाता। आखिर वो लोग भी तो हमारे अपने हैं, विवेक ने कहा। 3 सालों से जो छोटी छोटी बातें हो रही थी, आज उन बातों ने विशाल रूप ले लिया था। विवेक अपने ही घर में अपनी पत्नी की और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। विवेक और सुहानी ने परिवार से अलग होने का फैसला ले लिया। वो दिल से अपने परिवार से जुड़े थे, परंतु स्वाभिमान की रक्षा के लिए अब थोड़ी दूरी बना ली थी। दोनों किराए के घर में रहने लगे। पहले की तरह ही विवेक शोरूम में काम संभालने जाता। शोरूम के अकाउंट का काम बड़ी बहू ही देखा करती। विवेक और सुहानी अपने परिवार से मिलने घर आते जाते रहते। सब ठीक चल रहा था कि एक दिन सुहानी के ससुर मुकुंद राय जी को पैरालिसिस अटैक आ जाता है। बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाने के बाद डॉक्टर ने उन्हें घर पर पूरा आराम करने की सलाह दी। उन्हें बोलने चलने फिरने में परेशानी हो रही थी, पर व्यापार को लेकर शीला जी और मुकुंद राय निश्चिंत थे, क्योंकि व्यापार को संभालने उनके दोनों बेटे और उनके विश्वास पात्र बहू दीपाली जो थी। थोड़ा ठीक होने पर मुकुंद राय जी शोरूम जाना चाहते तो बड़ी बहू उन्हें रोक देती। पापा जी, हम सब है ना शोरूम संभालने को, आप बस आराम कीजिए। हाँ जी, बहू सही कह रही है, सारी जिम्मेदारी बच्चों पर डालकर अब आपको आराम करना चाहिए, शीला जी कहती। घर से ही दीपाली जरूरी कागजातों पर मुकुंद राय जी से साइन करवा लेती, पर कहीं ना कहीं मुकुंद राय जी को कुछ खटक रहा था। एक दिन अचानक वो शोरूम पहुंचते हैं। तब 2 दिन के लिए बड़ी बहू अपने मायके गई थी। मुकुंद राय जी ने शोरूम के एक पुराने कर्मचारी से हिसाब किताब की फाइल मंगवाई। हिसाब किताब में काफी गड़बड़ी मिली। उन्होंने अपने दोनों बेटों की क्लास लगाई। आनन फानन में बड़ी बहू को बुलाया गया। ये सब क्या है बहू, हिसाब किताब में इतनी गड़बड़ी? सुनने में आया है कि कर्मचारियों से भी ठीक से व्यवहार नहीं किया जा रहा है। पुराने वफादार कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी है, मुकुंद राय जी बोले। दीपाली डर गई। जी पापा जी, अब कारोबार तो हमें ही चलाना है, तो क्यों ना आप हमें अपने हिसाब से इसे चलाने दें, दीपाली ने कहा। तुम भूल गई हो बहू, अभी भी इस शोरूम का मालिक मैं हूं, मुकुंद राय जी जरा जोर से बोले। आप मालिक थे, शोरूम के भी और घर के भी, लेकिन अब घर पर और इस कारोबार पर सिर्फ हमारा हक है। पिछले महीने ही तो आपने वसीयत पर अपने साइन किए थे, जिसमें साफ साफ लिखा था कि आप अपने पूरे होशो हवास में घर और पूरा कारोबार अपने बड़े बेटे बहू के नाम करते हैं। छोटे बेटे बहू का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। बड़ी बहू दीपाली कुटिलता से बोली। मुकुंद राय जी बोले, वाह क्या खूब सिला दिया तुमने बहू हमारे विश्वास का। इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा, मैं कोर्ट में तुम्हें चुनौती दूंगा। शीला जी को जब इस बात की खबर लगती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बहू के ऊपर हमने आंख मूंद कर भरोसा किया, उसी ने हमारे साथ दगा किया। छोटी बहू के साथ जो भेदभाव किया, उसी की सजा आज हमें मिल रही है। अमीरी गरीबी के जाल में फंसकर मैं असली हीरे को पहचान ना सकी। शीला जी ने अपने किए की सुहानी से माफी मांगी। सारे सबूतों के आधार पर घर और कारोबार मुकुंद जी को वापस मिल जाता है। बड़े बेटा बहू को घर से बेदखल कर दिया और छोटे बेटा बहू को ससम्मान उनके अधिकार दिए। दोस्तों, इंसान को उसके अमीर या गरीब होने से नहीं परखना चाहिए। अमीर भी बेईमान हो सकते हैं और गरीब ईमानदार। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।